अब हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की। दो प्लांट्स की हमने बात कर ली थी, बीटी कॉटन का केस कर लिया था, फ्लेवर सेवर टमाटोज का केस कर लिया था। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में हम तीसरा केस कर रहे हैं। अब इसमें लिखो, देयर आर सम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हमारे पास कुछ ऐसी जीएम क्रॉप्स भी होती हैं दैट एब्जॉर्ब मिनरल्स एफिशिएंटली फ्रॉम सॉइल। कुछ ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हम लोग बनाते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं कि वो मिट्टी में से बहुत एफिशिएंट तरीके से, नपे तुले तरीके से मिट्टी में से वो पौधे मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है। दिस हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन its fertility. This helps the soil to retain its fertility. इससे जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। Also, these are herbicide resistant plants. ये हम कुछ ऐसे पौधे भी डेवलप करते हैं, नंबर 1, जो जंगली पौधों की दवाइयों से खुद नहीं मरते, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं, ये वीडीसाइड रेजिस्टेंट होते हैं, और ये मिट्टी में से बहुत अच्छे और इफेक्टिव तरीके से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। These herbicide टॉलरेंट प्लांट्स, ये प्लांट्स जो हर्बिसाइड की दवाइयों को टॉलरेट कर लेते हैं, इन दवाइयों से फिर सिर्फ जंगली पौधे मरते हैं, हमारे मेन पौधे नहीं मरते, क्योंकि हमने मेन पौधों में जेनेटिक चेंजेस किए होते हैं। These herbicide tolerant plants do not require tilling, यानी कि जब जंगली पौधों को मारने के लिए उनको उखाड़ा जाता है तो अब वो प्लोइंग या टिलिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब हम सिर्फ जंगली पौधों को मारने के लिए दवाइयां डालते हैं, जिससे हमारे मेन पौधे नहीं मरते, तो खोदने की एक्टिविटी बच जाती है। These herbicide tolerant plants do not require tilling and do not die as weeds die. और जब जंगली पौधे हर्बिसाइड्स को डालने से मरते हैं, ये वाले प्लांट्स नहीं मरते। And do not die as weeds die when herbicides are applied. या when herbicides are applied, ठीक है। जब हर्बिसाइड्स को खेतों में डाला जाता है तो हमारे मेन पौधे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो नहीं मरते। एग्जाम्पल एक दे देते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट तो कई पौधे बने हैं, लेकिन जो एक सक्सेसफुल पौधा था वो 1996 में बनाया गया था। ये सोयाबीन का पौधा था जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट था। ग्रोथ ऑफ ग्लाइफोसेट, ये एक हर्बिसाइड दवाई का नाम है जिससे जंगली पौधे मर जाते हैं, बट हमारे सोयाबीन के पौधे नहीं मरते, क्योंकि सोयाबीन के खेतों में जंगली पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ग्रोथ ऑफ ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन प्लांट्स। तो ये हमारा केस है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का, थर्ड केस। और अब फोर्थ केस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का जो फोर्थ केस है, ये वो अच्छे पौधे हैं जिनके अंदर हमने जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं कि ये पौधे मिट्टी में से पोल्यूशन को, मिट्टी के अंदर जो हैवी मेटल्स जमा हुए हैं मिट्टी में से, ये वाले पौधे, फोर्थ केस वाले पौधे मिट्टी में जमा हुए हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और मिट्टी के पोल्यूशन को कम करेंगे। सो फोर्थ आर genetically modified plants modified to clean up heavy metal pollution. Genetically modified plants modified to clean up heavy metal pollution from the soil. इसके बारे में अभी बताती हूँ और मैं तुम्हें।
ये वो प्लांट्स हैं जिनमें चेंजेस कुछ इस टाइप से किए हुए हैं कि ये पौधे जब मिट्टी में ग्रो होते हैं तो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और हैवी मेटल से फिर मिट्टी का पोल्यूशन जो ज्यादा हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हमारा फोर्थ केस है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का, जहां पर उन प्लांट्स को डिजाइन कुछ ऐसे किया जाता है कि वो प्लांट्स अपनी जड़ों में से हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर पाए, वो हैवी मेटल्स जो मिट्टी के में पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। अब इसके बारे में लिखते हैं हम, मेनी हैवी मेटल्स, आजकल ऐसे बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्शन होता है, वाटर पोल्यूशन है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसको मिट्टी के अंदर डंप कर दिया जाता है। तो मेनी हैवी मेटल्स लाइक, हमारे पास है कैडमियम, हमारे पास है कॉपर, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, जिंक। आजकल मिट्टी के अंदर ये हैवी मेटल्स अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। देयर कंसंट्रेशन इज इन फैक्ट इंक्रीजिंग डे बाय डे एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंक्रीजिंग। तो ये सारे हैवी मेटल्स जो मिट्टी में पाए जाते हैं ये मिट्टी को खराब करते हैं। मेनी हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, कॉपर, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, जिंक इन सॉइल कंटामिनेट इट, ये मिट्टी को कंटामिनेट करते हैं, मिट्टी को खराब करते हैं। ये प्लांट्स को हम कैसे डिजाइन करते हैं, ये लिखो, दीज प्लांट्स यूज आयन चैनल्स एंड मेटल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स in roots. These plants use ion channels and metal transport proteins in roots to absorb metals from soil. हम इनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स में चेंजेस करते हैं ताकि वो जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करें तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स बने जो प्रोटीन्स जड़ों के अंदर सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बने और वो प्रोटीन्स मेटल्स को एब्जॉर्ब कर सकें, और फिर वो मेटल्स मिट्टी में से जब पौधे में जाएंगे तो वो पौधे में कहाँ स्टोर होंगे। तो लिखो, दीज मेटल्स, ये जो कण होते हैं, जो हैवी मेटल्स के पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण जिनको वो पौधे की जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं, वो पौधे जिनको हमने जेनेटिकली चेंज किया होता है। सो these metals are stored इन मेटल्स को वो पौधा कहाँ स्टोर करता है? These metals are stored in vacuoles and cell walls of plants. पहले तो पौधा अपनी जड़ों के मेटल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिट्टी में से मेटल्स को खींचता है, फिर ये पौधा अपने अलग अलग सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर और सेल वॉल्स के अंदर इन मेटल्स को स्टोर करके रखता है जब तक ये डीजनरेट या जब तक ये डिग्रेड या धीरे धीरे टूट ना जाए। एक एग्जाम्पल है थैलेस्पी। ये एक नेचुरली अकरिंग पौधा है जो मिट्टी में से हैवी मेटल्स को खींचता है, नेचर में अकर करता है, इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया। Thalasspi is naturally occurring metal absorbing plant, नेचर में अकर करता है। इसके बारे में और लिख रहे हैं, अभी मैं आपको जीएम प्लांट का एग्जांपल भी देती हूँ। अब ये पूरा का पूरा तरीका ना, ये पूरा जो भी सिस्टम है, ये आपके टीचर आपसे पूछ सकती हैं, व्हाट इज फाइटो एक्सट्रैक्शन, या 2 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज फाइटो रेमिडिएशन। इसका मतलब होता है ऐसे पौधों को फील्ड में यूज करना जो पौधे मिट्टी के अंदर से हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करें और मिट्टी को साफ रखें। उस मेथड को कहते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, इट इज यूज ऑफ प्लांट्स
रिमूव, ऐसे पौधों को यूज करो जिससे कि रिमूव हो जाए हेवी मेटल्स फ्रॉम सॉइल. These plants are called hyper accumulators. इन प्लांट्स को हम लोग हाइपर एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं. ये एक्यूमुलेट करते हैं, ये इकट्ठा करते हैं मिट्टी में से हेवी मेटल्स को, और इससे मिट्टी साफ हो जाती है. ऐसे प्लांट्स को यूज कर कर मिट्टी को पोल्यूशन फ्री करना फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो रेमिडिएशन कहलाता है. एग्जाम्पल लिखो ऐसे प्लांट्स का. मरकरी फाइटो एक्सट्रैक्शन इन वेटलैंड्स, जो गीले एरियाज हैं, जो स्वैम्पी एरियाज हैं, वहां पे मरकरी का मेटल मिट्टी में बहुत इकट्ठा होता है. मरकरी फाइटो एक्सट्रैक्शन के लिए वेटलैंड्स पे इज डन बाय रूटिंग सिस्टम ऑफ cottonwood plants, is done by rooting system of cottonwood plants. कि जो cottonwood plants होते हैं उनके रूट सिस्टम को इतना अच्छा डेवलप करा जाता है कि वो मिट्टी में से मरकरी को खींच सकें. नेक्स्ट एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का. एग्जाम्पल नंबर 5 है शायद. एग्जाम्पल 5, गोल्डन राइस या ब्राउन राइस. आजकल काफी ट्रेंड है, जो डाइट फूड पे रहते हैं वो गोल्डन या ब्राउन राइस को काफी यूज करते हैं. इस येलो राइस को इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय पीटर बेयर. इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था. इस राइस के पौधे को, इस चावल के पौधे को कुछ ऐसे इंजीनियर किया गया था कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन बने, और जब इस चावल को खाया जाए तो जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो, शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा विटामिन ए जाए और विटामिन ए से पेशेंट्स की आंखें ठीक हो. इस राइस को सबसे पहले यूज किया गया था आई हॉस्पिटल्स में, आंखों के हॉस्पिटल्स में, जहां पर लोगों का आंखों का रेटिना का ऑपरेशन होता था. और अगर आपको पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जितना विटामिन ए लेते हो, जैसे गाजर वगैरह, जितना विटामिन ए लेते हो उतना ज्यादा आंखें ठीक रहती हैं, क्योंकि विटामिन ए से के कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं. विटामिन ए से कुछ ऐसे सेल्स बनते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो आपके रेटिना के रॉड्स एंड कोन्स के सेल्स को हेल्दी रखते हैं. आपकी आंखों की जो स्क्रीन है ना, रेटिना, उसके अंदर सेल्स होते हैं रॉड्स के और कोन्स के, जो आपको कलर्स पहचानने में और रात को देखने में हेल्प करते हैं. इन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए के कुछ डेरिवेटिव्स की जरूरत होती है. तो इस गोल्डन राइस को या येलो राइस को खाने से हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन जाता है. बीटा कैरोटीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए के फॉर्म्स में, और ये आई पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है. और ये जनरली भी राइस न्यूट्रिटिव होती है. तो इसमें गोल्डन राइस में लिखो, इट इज प्रोड्यूस्ड by method of genetic engineering. It is produced by method of genetic engineering so that beta carotene is introduced. बीटा कैरोटीन एक्चुअली एक पिगमेंट भी होता है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जो येलोइश और ऑरेंजिश टिंट देता है प्लांट्स के पार्ट्स में, बीटा कैरोटीन, और ये काफी एडवांटेजियस भी होता है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग सो दैट बीटा कैरोटीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन राइस ग्रेन्स. व्हेन दीज ग्रेन्स आर कंज्यूम्ड, जब इन चावलों को खाया जाता है, व्हेन दीज ग्रेन्स आर कंज्यूम्ड, बीटा कैरोटीन कन्वर्ट्स इनटू एग्जैक्टली विटामिन ए तो नहीं, पर इसके फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, या तुम लिख सकते हो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन गट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में.
in gut of animals. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो येलो राइस है ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है, नॉर्मल चावलों की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है. सो येलो राइस इज ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ नॉर्मल राइस और Rhiza sativa. बीटा कैरोटीन इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए बनने से पहले बीटा कैरोटीन बनता है, which is produced by introduction of 3 genes. Yellow rice is good for retinal eye patients. Transgenic plants for floriculture. ये पता है ना कितने सारे बेटा रोज के प्लांट्स हैं, क्रिसैंथेमम्स हैं, लिलीज हैं. ये प्लांट्स अगर हमें कोई बुके देता है, घर में बहुत सारे फ्लावर्स देता है, तो आप लोग कई बार इस चीज को नोट करते हो कि वो फ्लावर्स इतनी जल्दी खराब नहीं होते बेटा. वो फ्लावर्स बहुत जल्दी मुरझाते नहीं है, काफी देर तक उनका कलर, उनकी फ्रेशनेस काफी देर तक मेंटेन रहती है. ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिनके अंदर बहुत सुंदर कलर्स के पिगमेंट्स, कुछ ऐसे जीन्स इंपार्ट करे जाते हैं कि जब जीन्स खुद को एक्सप्रेस करें तो कुछ ऐसे पिगमेंट्स फ्लावर के अंदर बने ताकि फ्लावर के अंदर सुंदर कलर्स इंट्रोड्यूस हो, ब्राइट येलो, ब्राइट पिंक, रेड, ये सब. तो इसमें लिखो, अब लिखो मेनी ट्रांसजेनिक ऑर्नामेंटल प्लांट्स, many transgenic ornamental plants have aesthetic properties. They have aesthetic properties. Aesthetic मतलब ज्यादा चलें, सुंदर दिखें, अच्छे कलर्स हों, like new colors, bright colors in fact, longer life, freshness, etc. ये सब हमें, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स के तौर पे जिन्हें फ्लावरिंग के लिए यूज करा जाता है, उनमें ये चाहिए होते हैं. लिखो, these plants have useful foreign genes. These plants have useful foreign genes that help in production of colored flavonoids, यानी कि जो कलरफुल पिगमेंट्स हैं, या जिनको हम लोग कहते हैं एंथोसाइनिन्स, या विच आर कॉल्ड एज एंथोसाइनिन्स. इसमें सबसे ज्यादा होते हैं कलर मॉडिफाइड वैरायटीज ऑफ कार्नेशन प्लांट्स, ऑफ रोजेस. अगला लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स. ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स में कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनको जीन्स इंट्रोड्यूस करके इतना अच्छा बनाया जाता है कि वो बैक्टीरियाज गंदगी को, वेस्ट को जल्दी से जल्दी डिके कर सकें. सो इसमें लिखो, बैक्टीरियाज आर मेड एफिशिएंट, एग्जाम्पल्स ही लिखवा रही हूं बस मैं, डिग्रेडर्स to decay waste. Bacteria are made efficient degraders to decay waste. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं ताकि वो और बेटर तरीके से नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर को खींच के पौधों को सप्लाई कर सकें, ताकि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की इंक्रीमेंट हो, मिट्टी के अंदर, पौधों के अंदर नाइट्रोजन इंक्रीज हो. Nitrogen fixing efficiency of Rhizobium bacteria. Rhizobium एक बहुत ही फेमस
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो लेग्यूम प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन को मिट्टी को देता है, जहां से मिट्टी से नाइट्रोजन को अपने नोड्यूल्स में लाता है, जहां से ये प्लांट्स को सप्लाई होती है। और ऐसे कई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से मिट्टी को देते हैं, और कई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज नाइट्रोजन को प्लांट्स की रूट्स को ही देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग एफिशिएंसी ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इज इंक्रीज्ड। हम इसी राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस करेंगे ताकि इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटीज बढ़ जाएं। इज इंक्रीज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, by transfer of nitrogen fixing genes. फिर हमारे पास कुछ वैरायटीज होती हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की। हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे जीन्स में चेंजेस करते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस कर सकें। और एक और लिखो, ऑल्सो ई कोलाई बैक्टीरिया, ये भी एक एग्जाम्पल लिखो। ऑल्सो ई कोलाई बैक्टीरिया is introduced with new genes to utilize। E. coli बैक्टीरिया ग्लूकोज पे एक्ट करता है और उस ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है। उस इथेनॉल से हम लोग विस्की वाइन वगैरह बनाते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम कुछ ऐसे जीन्स डालते हैं ताकि ई कोलाई बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सके और ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल बन सके, एंड मोर इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड। अब फोर्थ वाला एक और लिखो एग्जाम्पल, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स of Lactobacillus casei bacteria are prepared to produce large scale organic acids and amino acids। हम इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं कि ये बैक्टीरिया कई ऑर्गेनिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल और है कि कई बार मिट्टी के अंदर ना बहुत ज्यादा फंगस ग्रो करने लग जाता है। कई बार मिट्टी के अंदर ना बहुत ज्यादा उर्ली आ जाती है, बहुत ज्यादा फंगस ग्रो करता है। तो हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया को हमने बनाया है जो जिनके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो फंगस को किल करेंगे। इसमें लिखो some bacterias are made to produce chitinases। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं और ये एंजाइम्स मिट्टी के अंदर फंगस की ग्रोथ को खत्म करते हैं और मिट्टी सही रहती है। which control the growth of fungus in soil, which control the growth of fungus in soil।